12th की क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप लोगों को याद होगा कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 वाले सेक्शन में देख रहे थे म्यूचुअल इंडक्शन। हमने म्यूचुअल इंडक्शन आपको पढ़ाया था, जिसमें हमने बताया था कि म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल का कॉमन प्रॉपर्टी होता है। अगर एक कॉइल से करंट I1 पास करता हो तो दूसरे में फ्लक्स जो φ2 होगा वो पहले कॉइल करंट I1 के प्रोपोर्शनल होगा। इसी प्रकार हमने दूसरी बात कहा था कि दूसरे कॉइल में करंट I2 पास करे तो पहले कॉइल का जो फ्लक्स होगा φ1 वो उसके प्रोपोर्शनल होगा। आज हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम म्यूचुअल इंडक्शन पर एक उदाहरण दिखाएंगे आपको, जो मैंने यहां लिख रखा है। ए सोलेनॉइड S1 is placed inside another solenoid S2. S1 सोलेनॉइड रखा गया है S2 के अंदर में। देख रहे हैं बाहर में ये ब्लू कलर का S2 है और उसके अंदर में S1 है। As shown in figure, the radii of the inner and outer solenoids are R1 and R2. अंदर वाले का रेडियस R1 है और बाहर वाले का R2 है respectively. And the number of turns per unit length are N1 and N2. अंदर वाले का नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और बाहर वाले का N2 है। कंसीडर ए लेंथ L ऑफ ईच सोलेनॉइड, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम। और दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। मान लीजिए कि इनर सोलेनॉइड में करंट I पास कर रहा है। लेट I बी द करंट in solenoid S1. Therefore, magnetic flux, पहले मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid S1 B equal to mu naught number of turns N1 current I। इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा इनर सोलेनॉइड के हर एक टर्न से वो कितना होगा। Therefore magnetic flux through each turn of inner solenoid S1, inner solenoid S1 is mu naught N I, यानी मैग्नेटिक फील्ड उसका B है तो B इंटू एरिया जो उसका है, यानी उसका एरिया कितना होगा पाई R1 स्क्वायर। ये तो हमारा इनर सोलेनॉइड के हर एक टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ। लेकिन हमें चूंकि फ्लक्स बाहर वाले से निकालना है तो बाहर वाले का रेडियस क्या है, S2 का रेडियस क्या है R2। तो यहां पर हम लिख देते हैं ईच टर्न ऑफ आउटर सोलेनॉइड S2, आउटर सोलेनॉइड S2। तो यहां पर R2 का स्क्वायर हो जाएगा। हम इसका मान डाल दें B का म्यू नॉट N1 I इंटू पाई R2 का स्क्वायर। ये हमारे आउटर सोलेनॉइड S2 के हर एक टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, और जो कि करंट इनर में है, यानी अंदर वाला में करंट है तो बाहर वाला के एक टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स इतना हुआ। अब हम L लेंथ पर विचार करें तो हम L लेंथ में, यहां से L लेंथ पर विचार करेंगे तो हम देखते हैं कि L लेंथ में आउटर सोलेनॉइड की कुल टर्न की संख्या कितनी होगी। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ आउटर सोलेनॉइड प्रेजेंट इन L लेंथ इक्वल टू होगा म्यू नॉट N2 नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ है, I2 लेंथ है N2L। इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू L लेंथ
एल लेंथ में डिफरेंस क्या होगा? देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू L length of outer solenoid S2 phi 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो एक टर्म से जो फ्लक्स है वो I इंटू एन टू एल, यानी म्यू टू N1 म्यू नॉट N1 I पाई R2 स्क्वायर I इंटू एन टू एल। जब हम इसे अरेंज कर दें तो ये होगा म्यू नॉट N1 N2 इंटू पाई R2 स्क्वायर इंटू लेंथ L इंटू करंट I। लेकिन यहां पर एक बात गौर करने वाला बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ आउटर सोलेनॉइड S2 हम बात कर रहे हैं, तो आउटर सोलेनॉइड S2 का भले ही एरिया पाई R2 स्क्वायर हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट है जिस एरिया में, वो तो R1 पाई R1 स्क्वायर एरिया में ही प्रेजेंट है, यानी इसके अंदर में ही प्रेजेंट है, इसके अंदर में ही प्रेजेंट है। इसीलिए ये ध्यान रखना हमेशा कि यहां पर जो एरिया पाई R2 स्क्वायर नहीं लेकर हमेशा R1 ही लेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। मैंने ये बात जानबूझकर इसलिए लिखा ताकि आप इस बात को समझ सके कि आप तो समझेंगे कि भाई इस एरिया से बात करें, लेकिन इतने ये जो बाहरी का जो एरिया है पाई R2 स्क्वायर, इससे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं पास कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर वाले से पास कर रहा है, और अंदर वाले का एरिया क्या है? पाई R1 स्क्वायर, इसलिए पाई R1 स्क्वायर ही होगा, और इसीलिए यहां पर भी हमारा पाई R1 स्क्वायर ही होगा। तो हमारा फ्लक्स निकल गया। लेकिन हम लोग जानते हैं बट फाई इक्वल टू एम आई, तो ये हमारा, इसको मैंने फाई 2 लिख दिया है, सीधे फाई लिख देते हैं फ्लक्स को। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं कि m की जगह पर जो टर्म है m इक्वल टू वो है म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू एल, यानी हमारा दो सोलेनॉइड जो एक दूसरे के ऊपर है उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू एल है। यहीं पर हमने अभी अंदर में करंट माना था, अगर बाहर में भी करंट आई मानते तब भी यही आता। आप सोच रहे होंगे कि बाहर में करंट मानेंगे सर तब तो यहाँ पर पाई R2 स्क्वायर के जगह पाई R1 स्क्वायर के जगह पाई R2 स्क्वायर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बाहर में भी करंट होगा तो अंदर वाले के लिए तो एरिया इतना ही लेना होगा, अंदर वाले से फ्लक्स पास करवाइएगा तो अंदर वाले का एरिया तो पाई R1 स्क्वायर ही होगा, उस कंडीशन में भी यही रिजल्ट आएगा। यानी करंट आप अंदर वाले में लें और बाहर वाले के टर्म से फ्लक्स पास करवाएं तब भी पाई R1 स्क्वायर एरिया होगा, और बाहर वाले में करंट पास करवाएं और अंदर वाले के टर्म से फ्लक्स निकालें तब भी यही होगा। ओके, तो इस प्रकार हमने इस एग्जाम्पल को देख लिया है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के अल्टरनेटिंग करंट वाले सेक्शन में इंटर कर रहे हैं, यानी एसी हमारा शुरू हो रहा है। अभी हम देखेंगे फ्लो ऑफ एसी थ्रू अ रजिस्टर। फ्लो ऑफ एसी थ्रू अ रजिस्टर। एक रजिस्टर आर है, इसे एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया है, और एसी सोर्स का ईएमएफ है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां हम इसको लिखते हैं कि an AC source of EMF equal to E naught sin omega t is connected through a resistor R
Therefore, current I equal to EMF by resistance, यानी I equal to E naught sin omega t by R, यानी I equal to E naught by R, यानी I naught sin omega t। इसको हम 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया। आप इक्वेशन 1 और 2 को देखिए तो देखिए यहां भी ओमेगा टी है और यहां भी ओमेगा टी है, यानी जब एसी अल्टरनेटिंग करंट पास करता है किसी रजिस्टर से तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज होता है। इसको बोलते हैं हम लोग टर्म, इस टर्म बोलते हैं फेज, दोनों का फेज सेम होता है। यानी यहां से निष्कर्ष निकला कि व्हेन एसी फ्लोज थ्रू a resistor, then current and voltage are in same phase। करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होता है। अब हम ये बहुत काम आएगा, इसको याद रखिएगा कि जब एसी किसी रजिस्टर से पास करता है तो करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होता है। यहां पर पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना है? हियर पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट, ये आई नॉट क्या है? वास्तव में ई नॉट बाई आर है, यानी ईएमएफ का पीक वैल्यू बटा रेजिस्टेंस, ये है हमारा। देख रहे हैं? अब हम रूट मीन स्क्वायर करंट के बारे में जानेंगे। रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट, इसी का एक और नाम है और आरएमएस करंट, आरएमएस करंट, इसका एक और नाम है और वर्चुअल करंट। यानी रूट मीन स्क्वायर करंट को ही आरएमएस करंट या वर्चुअल करंट कहते हैं। हम इसके बारे में जानने जा रहे हैं। बोर्ड में कई बार ये पूछा होगा, आरएमएस करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट आप देखे होंगे। रूट मीन स्क्वायर करंट क्या है? ध्यान दीजिएगा, किसी एसी करंट का रूट मीन स्क्वायर करंट होता है। कोई एसी करंट किसी रजिस्टर से कुछ समय के लिए पास करे और तब जितना हीट प्रोड्यूस करता है उतना ही हीट उस रजिस्टर से उतने ही समय में पैदा करने के लिए जितना कांस्टेंट करंट चाहिए, वो कांस्टेंट करंट उस एसी करंट का आरएमएस करंट या वर्चुअल करंट कहलाता है। एक बार फिर समझिए, मैंने कहा कि कोई एसी करंट किसी रजिस्टर से कुछ समय के लिए, कुछ समय तो तय होगा ना, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी कुछ समय के लिए पास करे और उस पास करने पर जितना हीट प्रोड्यूस करता है उतना ही हीट उसी रजिस्टर में उत्पन्न करने के लिए उतने ही समय में जितना कांस्टेंट करंट चाहिए, वो कांस्टेंट करंट उस एसी करंट का आरएमएस करंट होता है। ध्यान दीजिएगा, if an AC current passes through a resistor for some time and produces heat in resistor, to produce same amount of heat in same resistor in same time, the value of constant, the required value of constant current is called, the value of constant current
is called RMS current। एक बार देखिए मैंने क्या लिखा है कि if an AC current passes through a resistor for some time and produces heat in resistor, to produce same amount of heat in same resistor in same time, the value of constant current, the required value of constant current, अच्छा रहेगा, the required से लगा दीजिए, the required value of constant current is called RMS current। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं let यहां पर एक फिगर बना लेते हैं हम। ये हमारा रेजिस्टर आर है, ये एसी सोर्स हमने लगा दिया अभी, जैसा कि देखे थे आप कुछ देर पहले, और इसमें करंट आई था और आई का मान हमने निकाला था। यहाँ पर हमारा ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी था, तो इसमें करंट जो था लेट आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी बी द एसी करंट passes through the resistor R। Heat produced in a resistor during T and T plus dt dH equal to I square R dt। देखिए हीट प्रोड्यूस हम लोग जानते हैं आई स्क्वायर आर टी होता है, तो यहाँ समय जो है हमारा वो टी से टी प्लस डी टी, यानी हमारा जो समय है वो वास्तव में डी टी है, तो डी टी समय हो गया टी के बदले में। और करंट रेजिस्टर में आई है और रेजिस्टेंस का वैल्यू आर है, तो यहाँ डाल दे आई का मान आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हमारा आई स्क्वायर का वैल्यू हुआ इंटू आर इंटू डी टी। इसीलिए heat produced in a resistor in one cycle मतलब होता है कि समय जो है हमारा t जो है हमारा वो 0 से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा, एक साइकिल 0 से 2 पाई बाय ओमेगा टाइम को कहते हैं। इन वन साइकिल क्या होगा, h इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एच फ्रॉम 0 से t, जहां t का मान होता है 2 पाई बाय ओमेगा, यानी आई नॉट स्क्वायर इंटू आर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और समय 0 से t मतलब 2 पाई बाय ओमेगा होगा। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास जगह नहीं है, आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। तो अभी आपने यहां पर देखा था कि हीट प्रोड्यूस जो होगा वो आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर आर 0 से टी तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा। हम इसे इंटीग्रेट यहां कर देते हैं, तो एच इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़िएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी, कहां से कहां तक, 0 से t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा तक। अब देख रहे हैं, अब इसे हम जरा तोड़ लें, तो आई नॉट स्क्वायर आर और ये 2 को भी बाहर कर लें, और ये इंटीग्रेशन के अंतर्गत में रह गया हमारा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी फ्रॉम 0 से t, जहां t का वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा हम रख सकते हैं। तो आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, और इसको जब आप इंटीग्रेट करिएगा तो यहाँ पर डी टी का हो जाएगा टी माइनस कॉस का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा 0 से टी तक। इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया यहाँ, तो आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, एक बार टी यहाँ डालेंगे, टी का वैल्यू इतना है, टी डालेंगे माइनस साइन 2 ओमेगा, और t का मान यहां डाल दें 2 पाई बाय ओमेगा बाई 2 ओमेगा। हमने एक बार
अपर लिमिट डाला है, एक बार लोअर लिमिट डाल दें, 0 और माइनस साइन 0/2 ओमेगा। सॉल्व करिएगा तो ये टर्म साइन 4π0 हो जाएगा, नहीं बच जाएगा ये I0² 2, ये t - 0, ये तो 0 ऑलरेडी है, इंटू ये तो 0 और -0, यानी ये हो जाएगा I0² 2 × t। ये हीट प्रोड्यूस है। अब देखिए इतना ही हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना कांस्टेंट करंट चाहिए, कितना कांस्टेंट करंट, तो H = I0/√2 को हम स्क्वायर कर लिखे, इसी चीज को हम यहाँ, एक मिनट, इसी चीज को हम ऐसे लिख दें, अगर I0/√2 का स्क्वायर इंटू RT, यानी हमारा एक कांस्टेंट करंट जो होना चाहिए इतना हीट प्रोड्यूस करने के लिए 1, और हम इतना ही हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम मानते हैं लेट I कांस्टेंट मान लेते हैं कि I कांस्टेंट बी द करंट which can produce same heat in resistor R in same time t, हमने ऐसा माना। तो देखिए हमने माना कि लेट I कांस्टेंट बी द करंट, ये जो करंट है वो I कांस्टेंट है, बी द करंट, ये I कांस्टेंट एक करंट है, बी द अच्छा रहेगा कांस्टेंट कर लेता हूं, I कांस्टेंट बी द कांस्टेंट करंट which can produce same heat in resistor R in same time t। इसका मतलब इस I कांस्टेंट का जो मान होगा उसे ही हम RMS करंट कहेंगे। Therefore H = क्या हो जाएगा, I कांस्टेंट का स्क्वायर, I², और वही रजिस्टर R है और समय t है, ये होगा। अब हीट चूंकि वही है, सेम हीट है, मैंने यहां लिखा है ना, बी द कांस्टेंट करंट व्हिच कैन प्रोड्यूस सेम हीट, इसका मतलब 1 और 2 से H बराबर है, तो H बराबर होने के लिए फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से ये दोनों बराबर हो, 1 और 2 बराबर हो, इसका मतलब I कांस्टेंट जो है वो वास्तव में I0/√2 के बराबर होगा। ध्यान दीजिए I कांस्टेंट का मान अगर I0/√2 हो तो हीट जो है वो जितना 1 में है उतना हीट 2 में होगा, दोनों हीट बराबर होगा। इसका मतलब ये कांस्टेंट करंट, ये I कांस्टेंट का वैल्यू इतना अगर होगा तो यह उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा t समय में जितना कि AC करंट प्रोड्यूस कर रहा है। Therefore RMS करंट IRMS, वैसे लिखिए IRMS, देखिए ध्यान से, RMS करंट यानी RMS = क्या हो गया, I कांस्टेंट के बराबर होगा, कांस्टेंट, और कितना I0/√2, इसीलिए IRMS निकल गया हमको I0/√2। ध्यान दीजिएगा जब भी आपको अल्टरनेटिंग करंट दिया रहे, जैसे अभी दिया हुआ था ना I0 sin ωt, शुरू में हमें करंट दिया हुआ था I = I0 sin ωt, तो यहाँ पर करंट का पीक वैल्यू क्या था I0, तो उस पीक वैल्यू में √2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें RMS करंट निकल जाएगा। एक बार फिर समझिए RMS करंट क्या है, तो यह वह कांस्टेंट करंट है जो किसी रजिस्टर से उतना ही हीट प्रोड्यूस करता है उतने ही समय में जितना कि AC करंट उस रजिस्टर से उस समय में प्रोड्यूस करता है। तो हम ये जान चुके, यहां पर हम करंट लेकर चले थे। सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम EMF E = E0 sin ωt लेकर चलते तो हीट प्रोड्यूस DH इक्वल टू होता हमको t समय में, सिमिलरली E देन हीट प्रोड्यूस्ड इन रेसिस्टर ड्यूरिंग t and t + dt, क्या हम लिखते DH = ये जो लिखे थे हम I0² यानी I² R dt लिखे थे हम,
इसके बदले हम लिख सकते थे, इसको तोड़ करके ध्यान दीजिएगा, इसके बदले हम लिख सकते थे हम आई को क्या लिखें, V/R यानी E/R का स्क्वायर इंटू R dt, यानी E² dt लिख सकते थे। इसलिए नेट हीट प्रोड्यूस क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ DH इन वन साइकिल, और हम इसको तोड़ते तो ये 1/R तो हमारा बाहर आया था, और ये क्या हो जाता हमारा E0² sin² ओमेगा t dt, कहां से कहां तक, 0 से t तक। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको सॉल्व करके ये आ जाएगा हमको E0² R E0² R 2R dt इंटू t। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि RMS वोल्टेज भी हमें निकल सकता है। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, E0/√2 इसको लिख रहे हैं का स्क्वायर इंटू 1/R इंटू t, यानी दैट इज RMS वोल्टेज इक्वल टू होगा E0/√2, यानी ERMS E0/√2। मैंने पता इस तरह से हम आगे बढ़ सकते थे, वोल्टेज को लेकर के आगे बढ़ सकते थे, जैसे हम करंट को लेकर बढ़े हैं, RMS करंट आया, तो ये बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज हम यही कर सकते हैं। आज हमने AC रजिस्टर से AC पास करवाया था, अगले दिन हम फिर देखेंगे कैपेसिटर और इंडक्टर से AC पास करवाएंगे, फिर दो को ऐड करेंगे तो LC सर्किट, CR सर्किट, और एक साथ जोड़ देंगे तो LCR सर्किट बन जाएगा। तो वो सब भी देखेंगे, फिर हम लोग ट्रांसफार्मर देखेंगे, और इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसको आप नोट कर लीजिए।